चलिए सर, हम पार्ट थर्ड का या दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट थर्ड में सर हम लोगों ने पहला पार्ट क्या पढ़ा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जितने भी लॉ थे सारे कवर कर लिए। अब हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं बात करूं एटम की, देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, फिर हम लोग सीधे एटम पे आ जाएंगे। तो अगर मैं बात बोलूंगी सर, एटम वर्ड का सबसे पहला उपयोग कहां किया गया, जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या होते थे कि पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड। क्या नाम था सर? महर्षि कन्नड। ये एक ऋषि मुनि थे जिनसे पूछा गया कि बताओ दुनिया किससे मिलकर बनी है। तो इन्होंने बोला था कि दुनिया एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका नाम है परमाणु। इन्होंने बोला कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं एक बहुत ही छोटे से कण से मिलकर बनी है, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? परमाणु। बस इन्होंने बोल दिया, काफी था, फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद कई सालों कई शताब्दियों बीत जाने के बाद एक साइंटिस्ट आए, या फिलोसफर थे वो, कह दो क्या थे, फिलोसफर, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस। इन्होंने भी एक अपनी फिलोसफी दी थी, क्या कि दुनिया की सारी चीजें बहुत छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं जिसका नाम एटम है। इन्होंने परमाणु बोल दिया, इन्होंने एटम बोला। अच्छा, एटम क्यों बोला? क्योंकि एटम का जो ग्रीक वर्ड मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसको हम डिवाइड ना कर सके। क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल था तो उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया? एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। और महर्षि कन्नड ने क्या दिया? परमाणु। आज के समय में हम सभी जानते हैं, हिंदी मीडियम की बुकों में एटम को हम लोग परमाणु बोलते हैं और इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि एटम वर्ड का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? डेमोक्रिटस। पर रियल बात तो यही है कि महर्षि कन्नड ने पहले बताया था, उसके बाद डेमोक्रिटस आए। पर इन दोनों ने गलती पता क्या की? इन्होंने बता दिया कि दुनिया की सारी चीजें सिर्फ एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम एटम है, और बहुत छोटा पार्टिकल है वो। पर इसके बारे में कोई मतलब एक थ्योरी कोई नहीं दी। तो इसी थ्योरी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था सर? डाल्टन। अच्छा, डाल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में अच्छी खासी चीजें बता दी। ये लोग तो आके सब आके बता के चले गए, पर डाल्टन ने एटम के बारे में कई सारी बात बता दी, और उसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटमिक थ्योरी। तो कुल मिला के अगर हम बोले कि एटम के बारे में अच्छा खासा जिसने एक्सप्लेन किया वो डाल्टन ही थे। पहले कौन से थे? जॉन डाल्टन। सर क्या बातें बोली? अब देखो, हम जो बातें बोलने जा रहे वो हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? डाल्टन बोलेगा। सर क्या बोली डाल्टन ने बातें? पहली बार कि दुनिया की सारी चीजें बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। मतलब एवरी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल। किससे? बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसे इन्होंने क्या बोला? जिसे इन्होंने बोला कॉल्ड एन एटम। आगे समझे? बताइए क्या? इन्होंने कहा कि दुनिया की सारी चीजें बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। दूसरी बात, एटम आर इनडिविजिबल, एटम आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल। मतलब इसका मतलब कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा, तोड़ क्यों नहीं सकते सर? क्योंकि एटम, ये मानते थे कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। इनका मानना था कि एटम से कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं है, मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते। आगे समझ में? तो दो बातें इन्होंने बोल चुके। तीसरी की बात क्या बोली थी? तीसरी बात बोली एटम कैन नॉट बी जनरेटेड, एटम कैन नॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉय। ये बात भी बहुत अच्छी खासी बोल दी। क्या बोल दी? कि एटम को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एटम को हम ना ही बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। जैसे लोग पहले आत्माओं के बारे में बोल सकते हैं, ये अजर अमर है, ना इसे बना सकते हैं ना इसे सख्त काट सकते। ऐसी एटम के बारे में उन्होंने बोल दिया, ना इसे बना सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब अमर एक तरीके से, ऐसा कह दिया इन्होंने। अगली बात इन्होंने बोला, अच्छी एक बात बताओ, एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं? सर एटम से। इन्होंने बोला कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, मतलब ऑल एटम आर आइडेंटिकल, ऑल एटम आर आइडेंटिकल इन ए
पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट के सारे एटम कैसे होंगे, एक जैसे। सर सारे मतलब एक जैसे मतलब साइज में, शेप में, मास में, हर तरीके से एक जैसे, मतलब सब जुड़वा है। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम है सब एक जैसे दिखने वाले हैं, ऐसा डाल्टन कहेगा। एक बात उन्होंने और बोली थी, द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that participate, किसमें सर, that participate in a chemical reaction। दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। आगे समझे, बताइए क्या। इन्होंने बोला कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही है। तो बताओ इन्होंने कितने पॉइंट बोल दिए, 1 2 3 4 5। क्या सर 5 ही पॉइंट थे? और भी थे पर ये मेजर पॉइंट है जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बताइए पहला, कि डाल्टन बाबा कह रहे थे कि मतलब दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई हैं, एटम से छोटा पार्टिकल दुनिया में बना नहीं है, इसका मतलब उसे तोड़ नहीं सकते। तीसरा, एटम अमर है, मतलब ये लिखना देना, एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगला, एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या हो जाते हैं, सेम। एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। क्लियर है? चलिए, और किसी रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट पार्टिसिपेट करती है या सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही है। अच्छा, हमने ये क्यों बोला सर कि ये हम नहीं बोल रहे, क्योंकि इनकी कुछ बातें गलत हो जाएंगी आगे जाके, और आगे जाके मान लो गलत होगी, फिर कहते हैं सर आपने बताया था कि आप ही तो कह रहे थे कि एटम इंडिविजुअल है। तो ये बातें सब किसने बोली, डाल्टन ने। अब डाल्टन आगे जाके गलत भी हो जाए तो हमारा कोई दोष नहीं, हमने आप तक डाल्टन की बातें पहुंचा दी, आपने सुन ली। अब इनके आगे की थ्योरी तो हम नहीं पढ़ेंगे, अब बाकी हम पढ़ेंगे किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एटम के बारे में। पर अब हमें सिर्फ एटम के बारे में मान लो हमें सब कुछ जानकारी है, क्या है, जानकारी। तो एक 9th में आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी, बिल्कुल पढ़ी। तो अब हम उन्हीं चीजों को लेके बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है सर, एटम क्या होता है। हम आपसे पूछे एटम क्या होता है तो दो तरीके की डेफिनेशन आती है, एक जो 9th में पढ़ी और एक रियल में होती क्या है। मैं आपको बताऊं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी, ये रियल डेफिनेशन है। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी। आजाद का मतलब कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, क्या कभी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ओ के फॉर्म में घूमती, नहीं सर, किसके फॉर्म में, O2। तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया, वो तो एटम के फॉर्म में घूमती है, नहीं। तो एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। पर कौन से एटम है सर जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैस वाले एटम है जो आजाद घूमते, बाकी कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो आजाद घूमता हो। आ गया समझ में, क्लियर है। ये तो होगी फर्जी डेफिनेशन, मतलब वाली डेफिनेशन जो 9th क्लास में पढ़ी। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि अब हम जानते हैं कि एटम किससे मिलकर बना होता है। सर एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कितने से, 3। तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एटम 3 पार्टिकल से मिलकर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पे E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसे हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल। दूसरी बात, अब ये सब पार्टिकल रहते कहां हैं, तो जरा ध्यान से देखो। आप सभी को पता है एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल रहते हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। बताओ न्यूक्लियस कहां रहता है, एटम के सेंटर पे। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सर ये इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अलग अलग सेल्स में घूमता रहता है। अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आगे हमने बताइए क्या, सर एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है।
एक बात और सर, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव। किसकी वजह से आता है? न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। क्लियर है? अब सर दूसरी बात, अब अगर हम लोग बात करें, सर ये बताइए कि कोई ऐसा न्यूक्लियस है क्या, किसी भी एटम का ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बिल्कुल। हाइड्रोजन का एटम जो होता है ना, अगर हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाए तो उसमें से प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन, बस ये होता है। ये किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम एक लौता ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ऐसा कौन सा एटम है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता, बताओ कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। क्लियर है? आगे समझ में? कोई डाउट सर? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। तो हाइड्रोजन का एक होता है, हम बताएंगे प्रोटियम, वो अकेला ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, सॉरी, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। सर ये बातें समझ में आ गई। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन ये पता है सर आपको, प्रोटॉन पता है, और किसके बारे में पता है? न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर सिंबल पता है इनके? सर आप बता दो, पता कर लेंगे। चार्ज पता है? सर आप बता दो, हम पता कर लेंगे। मास पता है? आप बता दो, हम पता कर लेंगे। तो देख लो जरा, यह चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। बताओ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? सर इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं, और ऐसे भी डिनोट करते हैं, माइनस का 1e0, माइनस का 1e0। कोई डाउट है? बिल्कुल सर। प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन को पी से भी डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को H प्लस से भी डिनोट करते हैं, या फिर ये लिखा 1H1। इनमें से कोई लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन। P लिखा हो, H प्लस लिखा हो, या 1H1 लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या होता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। आगे समझ में? कोई डाउट? न्यूट्रॉन, सर N लिखा हो तो उसका मतलब भी न्यूट्रॉन होता है, और अगर 0N1 ऐसे लिखा हो तो न्यूट्रॉन। सर चार्ज कितना होता है? इस पे चार्ज -e, इस पे +e, और ये 0। सर E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, अगर माइनस ये तो माइनस लगा दो, प्लस ये तो प्लस लगा दो। ठीक है। मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? सर प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन की मास की अगर हम लोग बात करें 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है सर। और सर न्यूट्रॉन का 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। आ गया समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं है। क्या समझ में आया सर? इसका मतलब है कि ये इनके सिंबल है, ये चार्ज है, ये मास है। तो आ गया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। सर इनका यूज कहां था? इनका यूज भी हम आपको बता दे रहे हैं, यूज कहां है। चलिए देखिए, अब सर अगर हम लोग बात करें इसमें, एक आप एक चीज देख रहे होंगे सर, बताइए क्या, कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास देखिए सर बहुत अलग है। -31 -27, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बहुत ही बहुत। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने बहुत छोटा है। पर यहां देखिए इन दोनों को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, सर इन दोनों का मास तो लगभग बराबर है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, नोट। सर नोट करके अगर हम लिखें तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। बिल्कुल है सर। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। पर एक चीज देखो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर देते हैं। जब भी प्रोटॉन और ये दोनों दिखें तो इसका मास क्या कर देना? निगलेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। आगे समझ में? कोई डाउट? बताओ एटम कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर कौन से पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए सर, अब हमें कुछ ऐसे टर्म सीखने हैं जो इस चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाले हैं। सर बताइए क्या? अब हम कुछ ऐसे टर्म के बारे में सुनेंगे जो इस चैप्टर में कई बार यूज होने वाले हैं। तो सर पहला टर्म, पहला है AMU। क्या है सर? AMU। पहला है AMU, या इसी को हम लोग U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? U।
ये क्या है सर? ये सबसे छोटी यूनिट है एटम के मास को मेजर करने के लिए। अच्छा सर एक बात बताओ, हमें तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे कि सर मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम और ग्राम होते हैं, ये कौन सी यूनिट आप नहीं लेता है? तो आप एक बात बताओ, किलोग्राम ग्राम तब यूज करते हैं, ये बड़ी यूनिट है, जब कोई चीज बड़ी हो तब उसके लिए हम किलोग्राम ग्राम यूज करते हैं। पर एटम तो इतना छोटा होता है कि हमें दिख ही नहीं सकता, बहुत ही मतलब हमारी आंखों उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उसका वेट तो सर बहुत कम होगा। तो उसके वेट के लिए एक नई यूनिट बनाएगी जिसका नाम था क्या? एएमयू। क्या है? इट इज द यूनिट विच इज यूज, किसके लिए यूज की जाती है? टू डिटरमाइन क्या बेटा? मास ऑफ एटम। ये वो यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कह दो मास की, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? एटम के मास को मेजर करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एएमयू। अच्छा सर एएमयू क्या होता है? नाम में क्लियर है, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम एएमयू की जगह हम लोग यू लिखने लगे। क्या लिखने लगे? यू। यू का मतलब यूनिफाइड मास। क्या? यूनिफाइड मास। देखो नाम में क्लियर है, एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास को नापने के लिए बनाई गई यूनिट। कौन सी? एएमयू। इसी को बाद में चेंज करके अब क्या लिखने लगे हम लोग? यू, यूनिफाइड मास। कोई डाउट है? अब सर एक बात बताओ, जैसे कि हमें मान लो हमें एटम का मास ग्राम में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो सर कैसे करेंगे? बिल्कुल, तो कोई ना कोई कन्वर्जन तो होगा। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो एक एएमयू में कितने किलोग्राम और ग्राम होते हैं? तो ये सर हम बता दे रहे हैं आपको। एक एएमयू में 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम आ गया। मतलब आप एटम का मास एएमयू में नापो, पर आपको अगर कभी किलोग्राम में चाहिए तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम में आ जाएगा। ग्राम में चाहिए तो किलोग्राम में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, ग्राम में आ जाएगा। कोई डाउट है? इसका मतलब एटम का मास हम नापेंगे तो एएमयू में, मतलब कैलकुलेशन में यूज करेंगे एएमयू। पर अगर तुम्हारी दिली इच्छा है नहीं सर हमें किलोग्राम में ही निकालना, हमें देखना है कि कितना होता, तो इतने का मल्टीप्लाई कर देना, किलोग्राम में भी आ जाएगा, और 1000 का कर देना तो ग्राम में भी आ जाएगा। अब दूसरी बात कि सर ये वैल्यू आई कहां से? फ्रॉम वेयर एएमयू कम्स। ये वाली वैल्यू जो एएमयू की है वो कहां से आई? कहां से आई? बहुत आसान है। देखो यहां पे उन्होंने ये वैल्यू कहा है कि 1 एएमयू बराबर लगभग, अगर आपको पता हो, देखो जरा इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखो और इसको, लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है। पावर देखो सेम है, -27, 1.66, लगभग। हम इक्वल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लगभग बराबर है। तो हम सर ऐसे कह सकते हैं 1 एएमयू बराबर मास ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल कह सकते हो सर। या फिर इसको हम इसके बराबर भी कह सकते हैं, 1 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जानते हो आप? Na बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दोगे तो 1 एएमयू की वैल्यू निकल आएगी। कितनी होती है इसकी? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो आ गया समझ में 1 एएमयू कहां से आया? बिल्कुल सर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, वहीं से वो एमयू को हम लोगों ने क्या कर लिया? ऑरिजिनेट। आ गया समझ में? एक प्रोटॉन का मास हमने कह दो कि 1 एएमयू मान लिया, ठीक है? आ गया? कोई डाउट? अच्छा जैसे मान लो इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1 एएमयू और 2 एएमयू। क्लियर है? आ गया? चलिए तो बताइए एएमयू क्या होती है? सर एएमयू यूनिट होती है जिससे हम लोग एटम का मास मेजर करते हैं, और सबसे छोटी यूनिट होती है। क्यों? अब सर किलोग्राम ग्राम यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि किलोग्राम और ग्राम बहुत बड़ी यूनिट होती है और एटम हद से भी ज्यादा छोटा होता है, तो उसके लिए एक छोटी यूनिट की जरूरत थी, और उस छोटी यूनिट का नाम क्या दे दिया? एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। किसके बराबर होती है? लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, या 1 एवोगाड्रो नंबर भी कर दो तब भी 1 एएमयू की वैल्यू आ जाएगी। सर आ गया? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, से इसको उठा लो जरा। चलिए आ गया। अब जरा एक बात जरा ध्यान से सुनना। सर क्या अब हम लोग उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमने बोला, तो कुछ वर्ड्स हमें पढ़ने। पहला वर्ड तो हो गया हमारा एएमयू। दूसरा देखो, दूसरा है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है सर। अगर हम लोग बात करें सर एटम को रिप्रेजेंट करना हो, एटम की बात करें, एलिमेंट की बात करें, टोटली एक ही है। सर एटम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत आसान है, एक्स। क्या? एक्स। एक्स यहां पे क्या है? एटम या फिर कोई एलिमेंट।
और यहाँ पे Z है और यहाँ पे A। सर ये Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। A क्या है? मास नंबर। क्लियर है? सर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। मतलब समझे, बहुत ध्यान से सुनना कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर तो हमेशा रहेगा। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन के बराबर हमेशा रहेगा, हमेशा। पर इलेक्ट्रॉन के बराबर रह भी सकता है और नहीं भी। कब बराबर रहेगा? अगर न्यूट्रल है, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर तीनों क्या रहेंगे? बराबर। क्लियर है? आगे समझ में। पर ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। क्लियर है? चलिए सर, मास नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात, ये यूनिटलेस है। नंबर है तो सर क्या होगा? यूनिटलेस। दूसरी, हम इसको निकालते कैसे? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप प्रोटॉन को जोड़ दें और किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दें तो आपका मास नंबर निकल आएगा। सर मास नंबर ए मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हो गए और प्रोटॉन, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल आएगा? मास नंबर आ गया। सर इस रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एटम का ऐसा रिप्रेजेंटेशन लिखा है तो उससे आप तीन चीजें निकाल सकते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं और एटम के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग निकाल सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। क्लियर है? सर कैसे? एग्जाम्पल, बिल्कुल सर एग्जाम्पल ले लिया 6C12। क्लियर है? बताओ जरा, ये क्या है? सर एटॉमिक नंबर Z। हमने बोला था अगर इस पे कोई चार्ज दिख रहा नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन, ये तो हमेशा ही रहता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? बराबर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6। तो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल आए, बिल्कुल सर क्या बचा? न्यूट्रॉन। तो देखो ये क्या है? मास नंबर। तो A बराबर 12। सर A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N+P। और अगर हम बात करें N बराबर, देखो जरा क्या हो जाएगा? सर A माइनस P। A की वैल्यू कितनी है? सर 12। सर प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन दिख रहा है आपको? सर 6। कितनी? 6। तो वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गया। सर कोई डाउट आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आ गया और आंसर आ गया हमारा कितना? 6। तो हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, प्रोटॉन भी निकाल लिए और न्यूट्रॉन। अगर हमें एटम का रिप्रेजेंटेशन पता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकल आते हैं। सर एक आध एग्जाम्पल आप और बता दो, इसको मिटा दूं मैं? बिल्कुल सर, आप जैसा करना हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या तो बस ज्यादा ना पढ़ाना सर, ज्यादा पढ़ाने से अपच हो जाती है मैं। हाँ ऐसे ही है ना, कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है? चलिए सर, ये क्या है? Cl। अभी ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी हम सर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने तो बहुत आसान है, बहुत आसान। बताओ कैसे? ये क्या गिवन है? सर एटॉमिक नंबर मतलब Z बराबर 70। हमने बोला इस एटम पे कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी निकल आएंगे। प्रोटॉन भी कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बराबर। कितना? 70। अब सर न्यूट्रॉन बचा। एक बात मैं बताऊं, एक शॉर्टकट तरीका है, आप ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर तो डायरेक्ट न्यूट्रॉन निकल आएंगे। बाद में फॉर्मूला लगाओ, बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट 35 माइनस 70 कितना हो गया? 18 आ गया। तो डायरेक्ट तो इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन निकला है, न्यूट्रॉन निकला है। हमारा काम क्या है? इस रिप्रेजेंटेशन से हम सिर्फ तीन चीजें निकाल सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। क्लियर है सर? आ गया? बिल्कुल आ गया। अब हमें निकालने सर रिलेशन, क्या संबंध सुने सर आप लोगों ने? अरे संबंध कहने का मतलब है कि आप लोगों ने कभी इसका सुना होगा, जैसे आप दो आदमियों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? भाई का, माँ बाप का, मतलब पिताजी का। अरे इंसानों के बीच में रिलेशन होते हैं, भाई बहन, फूफा फूफी, भाई भाभी, ये सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। किसके बीच में? इंसानों के बीच में। अब सर एटम के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? एटम के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, हम एलिमेंट को परिवार बोलेंगे और एटम को इंसान बोलेंगे।
तो हमें परिवार के अंदर के लोगों के बीच में सदस्य वो रिलेशन निकालना है और दो परिवार के लोगों के बीच में सदस्य निकालना है। क्लियर है? आगे समझो। सर ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एटम। तो उनके एटम के बीच में कोई रिलेशन होता है सर? एक फैमिली के मेंबर के लोगों में कोई ना कोई संबंध होता है। बिल्कुल सर, भाई बहन का, पापा, ये सारे रिलेशन है। अब हम कह रहे हैं दो फैमिली के लोगों में कोई रिलेशन होता है। बिल्कुल सर, उनके में भी अंकल आंटी, उनके में रिलेशन होता है। तो ऐसे अब हम रिलेशन वाली चीजें निकालने वाले हैं। सर कौन कौन सी है वो? पहला वर्ड जो हम लोग यूज करने वाले हैं आइसोटोप्स। क्या सर? आइसोटोप्स। बहुत आसान है, आइसोटोप्स। सर आइसोटोप्स क्या होता है? ये एक ही परिवार के लोगों के बीच में रिलेशन आता है। सर कैसा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पे आओगे तो सर ज्यादा परिवार पे ना जाओ। हाँ, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम। अच्छा देखिए, अगर एलिमेंट सेम है तो एटमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटमिक नंबर, सेम एटमिक नंबर। क्लियर है? बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। मतलब एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? अलग अलग। मतलब उनका वजन क्या हो? सभी का अलग अलग हो। सर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें आइसोटोप्स, आइसोटोप्स किसके? हाइड्रोजन के ले लो आप। किसके ले लो? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तीन तरीके के होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देखो ये एटमिक नंबर है 111, तो तीनों का एटमिक नंबर क्या है? सेम। और इनका मास नंबर क्या है? अलग। इसका 1, इसका 2, इसका 3। अच्छा एक बात सुनिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। क्या उसके सारे एटम सेम होंगे? नहीं सर, उसके अंदर 3 टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। इस टाइप। अब इसका रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, इसका रेशियो थोड़ा कम और इसका और कम। आगे समझ में? बताइए क्या? सर एक ही एलिमेंट के अंदर ये तीनों एटम रहते हैं पर इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम, इसका और कम। आगे समझे? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर है? अच्छा हम लोग और किसी के भी आइसोटोप्स होते हैं? बिल्कुल। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 2 होते हैं, 6C12 और 6C14। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास नंबर क्या है? अलग अलग। तो ये भी क्या है सर? आइसोटोप्स है। तभी मैंने बोला था कि डाल्टन एक बात कह रहे थे कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। कहां एक जैसे? ये कार्बनी, दोनों एलिमेंट कौन से? कार्बनी है। कार्बन के ये दोनों एटम एक जैसे हैं? नहीं सर, अलग अलग है। तो उनकी बात वो गलत होगी ना। वो क्या कह रहे थे? एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं। सभी के लिए बात वैलिड नहीं होती। हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सारे एटम एक जैसे होते हैं, पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, उनके लिए वो बात वैलिड नहीं होती। आ गया समझ? आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? डेफिनेशन पूछ लेंगे और एग्जाम्पल दे देंगे, कहेंगे बताओ इनमें कौन सा रिलेशन है। आ गया समझ में? बिल्कुल सर आ गया। दूसरा रिलेशन की अगर हम लोग बात करें, आइसोबार। क्या बेटा? आइसोबार। सर ये क्या होता है आइसोबार? बहुत आसान है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, अब इनका मास नंबर सेम है, वजन सेम है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटमिक नंबर, बट डिफरेंट एटमिक नंबर। बहुत आसान है सर। क्या मतलब? एटमिक नंबर अलग अलग है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनके एटमिक नंबर तो अलग अलग होंगे, पर उनके अगर मास नंबर सेम है तो वो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? आइसोबार का। सर एग्जाम्पल मास नंबर सर कैसे सेम? जैसे 6C14 और अगर हम लोग बात करें 7N14। देखो जरा, ये कार्बन नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम है। बिल्कुल है सर। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग, पर इनका मास नंबर क्या है? सेम। तो ऐसे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा आइसोबार। क्या होगा? आइसोबार। आ गया समझ में? कोई डाउट? बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं। तीसरा अगर हम लोग पढ़े सर, आइसोटोन्स। क्या? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सर? सेम हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन।
ऐसे याद कर सकते हैं, फर्जी तरीका है पर आइसो का मतलब सेम और एनी का मतलब न्यूट्रॉन। क्या तो सर टी और आपने गायब कर दिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ फर्जी तरीका है, ऐसे याद कर लो। आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल की बात कर लें हम लोग। 6C14 एंड 8O16। न्यूट्रॉन याद है आपको, शॉर्टकट तरीका बताया था, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो। 14 माइनस 6 कितना होता है? 14 माइनस 6 8। सर यहाँ पे न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 कितना होता है सर? 8। तो दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, तो सर नॉर्मल सी बात बताओ, इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा? आइसोटोन्स। आ गया कोई डाउट? सर 3 रिलेशन पढ़ लिए हम लोगों ने, कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। अब इसको मिटा दूं मैं, बिल्कुल